Assalamu alaikum, dear students. Yesterday we have discussed about the ozone layer depletion, and today we are taking the causes of ozone layer depletion. Now we will see what are the various causes which are responsible for the ozone layer depletion. Ozone layer, it is being destroyed by the various chemicals, or you can say the various the depleting substances, different chemicals, and those chemicals which depletes the ozone layer, those are called the ozone depleting substances. Ozone depleting substances. We can write it as the ODS. So कभी आपको ऑब्जेक्टिव में ये भी आएगा कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ODS. तो ODS means ozone depleting substances. So there are many causes for this ozone layer depletion, but the most important process which is involved in this destruction of this ozone layer, that is chlorine and bromine. Chlorine and bromine. Chlorine and bromine. हम देखते हैं कि जो डिफरेंट केमिकल्स है जो ओजोन लेयर डिप्लीशन करते हैं, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो क्लोरीन और ब्रोमीन है. अब ये क्लोरीन और ब्रोमीन जो है, दीज टू कम्स फ्रॉम द ब्रेक डाउन ऑफ CFCs. मैंने आपको कल बताया था कि ओजोन लेयर डिप्लीशन में जो हम मेन इम्पॉर्टेंट जो केमिकल है विच इज़ रेस्पॉन्स फॉर दिस ओजोन लेयर डिप्लीशन, दैट इज़ द CFCs. ये मेन इम्पॉर्टेंट केमिकल है. और जब हमने दिस ग्लोबल वार्मिंग पढ़ा था, वहाँ पर हमने इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो रहता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, उसका कंट्रीब्यूशन जो रहता है एटमॉस्फेयर में, दैट इज़ 60%. दूसरे ये भी है ग्रीन हाउस गैसेस, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन उतना नहीं है जितना कि कार्बन डाइऑक्साइड का है. इसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा रहता है, इट इज़ अबाउट 60%. और इसी तरह यहाँ पर हम देखते हैं कि जब ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है, इसमें जो CFCs का कंट्रीब्यूशन जो रहता है एटमॉस्फेयर में, इट इज़ अबाउट 80%. because this CFCs, it is released into the atmosphere mostly in the stratosphere by the various ह्यूमन एक्टिविटीज़. हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से, जैसे CFCs रिलीज़ हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रहा है, ये सब गैस जो हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो रहे हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ द मैन मेड एक्टिविटीज. तो इसका कंट्रीब्यूशन जो ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए रहता है, दैट इज़ 80%. और कार्बन डाइऑक्साइड का कंट्रीब्यूशन जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रहता है, दैट इज़ 60%. तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो मेन इम्पॉर्टेंट जो कॉज है इस ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए, वो है कौन? क्लोरीन और ब्रोमीन. सो ये इम्पॉर्टेंट प्रोसेस जो हमारे इस एटमॉस्फेयर में हो रहे हैं फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर, वो किस वजह से हो रहा है? क्लोरीन और ब्रोमीन से. अब क्लोरीन और ब्रोमीन कहाँ से आ रहे हैं? ये किससे आ रहे हैं? CFC. क्योंकि CFC जब रिएक्ट होता है हमारे एटमॉस्फेयर में बाय द वेरियस केमिकल रिएक्शंस, तो वहाँ पर क्लोरीन और ब्रोमीन रिलीज होता है. अब क्लोरीन और ब्रोमीन हम देखेंगे यहाँ पर, जो CFCs है ये रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में. कैसे? बाय ह्यूमन एक्टिविटीज. ठीक है, अब जब हम हमारे एटमॉस्फेयर में ये रिलीज हो गया, अब CFC जो है, हम बोलेंगे कि ये CFC हमारे एटमॉस्फेयर में स्टेबल रहता है. दैट इज इट टेक्स अबाउट, कितना जो इसका लाइफ टाइम रहता है हमारे एटमॉस्फेयर में, दैट इज 20 to 120 ईयर्स. 120 ईयर्स. 120 ईयर्स तक. देखो, आप खुद ही देख लो, अब जब हम रिलीज कर रहे हैं एटमॉस्फेयर CFCs को एटमॉस्फेयर में, वहां पर ये कितना टाइम
के लिए रहता है हमारे एटमॉस्फेयर में, दैट इज़ फॉर अबाउट 20 to 120 ईयर्स। इतने टाइम में ये कितना रिएक्शन करेगा हमारे ओजोन के साथ और वहाँ पर हमारे ओजोन लेयर को डिप्लीट कर सकता है। तो इन दिस टाइम जितना ये 20 to 120 ईयर्स में हम देखते हैं कि इस टाइम में ये CFC जो है ये ब्रेक डाउन होता है बाय द वेरियस केमिकल्स रिएक्शंस। ठीक है, अब सीधी सी बात है, जब हमने इसको रिलीज किया एटमॉस्फेयर में तो इस टाइम में ये रिएक्शन करेगा। ठीक है, जो अब केमिकल रिएक्शंस हो गए इस CFCs का। ठीक है, तो वहां पर ये किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, क्लोरीन और ब्रोमीन में। ठीक है, अब ये क्लोरीन और ब्रोमीन हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। अब यही क्लोरीन और ब्रोमीन जो है ये रिएक्ट हो जाएगा फिर ओजोन के साथ, इट रिएक्ट्स विद ओजोन। जो CFCs है आफ्टर रिलीजिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस इसकी स्लो ट्रांसपोर्टेशन होती है। ठीक है, जो हमारे स्ट्रेटोस्फेयर तक इसकी स्लो ट्रांसपोर्टेशन होती है। उसके बाद अब जब ये स्ट्रेटोस्फेयर में आ गया CFC, यहाँ पर हम ये काज देख रहे हैं कि कौन सा जो केमिकल है, जो सब्सटेंस है विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस ओजोन लेयर डिप्लीशन। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि CFC जो है जब ये एटमॉस्फेयर में आ गया, स्ट्रेटोस्फेयर में आ गया, इस पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस पड़ती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। ठीक है, अब इस CFC पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस पड़ गई, ये रिलीज करेगा क्लोरीन और ब्रोमीन को। ठीक है, अब यही क्लोरीन हम फर्स्ट वन लेंगे, क्लोरीन। क्लोरीन जो है अभी किसके साथ मिक्सअप हो जाएगा, किसके साथ रिएक्ट करेगा, ओजोन के साथ। जब इसने ओजोन के साथ रिएक्ट किया वहां पर ये क्या बनाएगा, क्लोरीन ऑक्साइड। ये क्लोरीन, क्योंकि एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो इसके साथ रिएक्ट हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पर डिसोसिएट हो गया ओजोन। तो उसने रिएक्ट किया क्लोरीन के साथ, बन गया क्लोरीन ऑक्साइड और ऑक्सीजन, दैट मीन्स 2 मॉल, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन रहे, एक तो इसके साथ रिएक्ट हो गया। ठीक है, इसने बनाया क्लोरीन ऑक्साइड। ठीक है, हो गई एक बात यहाँ पे। अब दूसरा जो ब्रोमीन रिलीज हुआ है ये भी क्या करेगा, ये भी रिएक्ट हो जाएगा ओजोन के साथ। ये भी ऐसी रिएक्शन करेगा, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन ब्रोमीन के साथ रिएक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर ये बनाएगा ब्रोमीन ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऐसे ये क्लोरीन और ब्रोमीन जो है ये कंटिन्यूसली रिएक्ट होते हैं हमारे ओजोन के साथ। इस तरह से हमारा ओजोन जो है वो डिप्लीट होना स्टार्ट कर देता है। दैट मीन्स वहाँ पर जो उसकी थिकनेस रहती है, ये मैंने आपको बताया है ओजोन लेयर डिप्लीशन में कि जो थिकनेस रहती है दैट इज फ्रॉम 3 to 5 मिलीमीटर उसकी थिकनेस होनी चाहिए ओजोन लेयर की। बट जब यहाँ पर क्लोरीन और ब्रोमीन कंटिन्यूसली इसके साथ रिएक्ट होते हैं तो उसमें जो थिकनेस है वो कम हो जाएगी, वहाँ पर ओजोन जो है वो डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से वहाँ पर ओजोन लेयर धीरे धीरे डिप्लीट हो जाएगा। और वहाँ पर जहाँ पर हम देखते हैं कि ओजोन की जो थिकनेस है वो कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, वहाँ पर वो ओजोन होल प्रोड्यूस होता है, वहाँ पर ओजोन होल बनेगा। तो इस तरह से हमारा ओजोन लेयर डिप्लीट होता है। अब हम देखते हैं कि जो हमने अभी बोला CFCs का कंट्रीब्यूशन जो है रहता है वो 80% रहता है। ठीक है, अब जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स भी है जो इस ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, इसका हमने देखा कि CFC दिस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ये केमिकल है विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस ओजोन लेयर डिप्लीशन। दूसरे जो है नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, these are also responsible for this ozone layer depletion. अब नाइट्रोजनस कंपाउंड्स फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, इनका एटमॉस्फेयर में होना भी ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए खतरा है। तो ये भी रेस्पॉन्सिबल है ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए। इसी तरह जब वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, वॉल्केनिक इरप्शंस, तो वहाँ पर भी हम देखते हैं जब कार्बन मोनोऑक्साइड या हम देखते हैं कि जो नाइट्रोजन ऑक्साइड
वो रिलीज होता है ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शंस, और ये भी एटमॉस्फेयर में आएंगे, और इससे भी हमारा ओजोन लेयर डिप्लीट होगा। ठीक है, सम अदर नेचुरल कॉजेज भी है, जैसे सन स्पॉट्स है, स्ट्रेटोस्फेयर विंड्स है, तो वो भी वजह है इस ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए। नेचुरल कॉजेज, सन स्पॉट्स या स्ट्रेटोस्फेरिक winds. So this is about the causes of ozone layer depletion। यहाँ पर हमने देखा कि जो मेन इम्पोर्टेंट जो रीज़न है ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए है वो है CFC। क्यों CFC जब डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होती है इसका एटमॉस्फेयर में, तो वहाँ पर क्लोरीन और ब्रोमीन रिलीज होता है, और क्लोरीन और ब्रोमीन वो अब्रप्टली रिएक्ट करते हैं ओजोन के साथ, और वहाँ पर वो डिसोसिएट करते हैं इस ओजोन को, और ओजोन लेयर डिप्लीशन वहाँ पर स्टार्ट होता है। So this was about the causes of ozone layer depletion. Tomorrow we will take the impacts of ozone layer depletion.